पायलट टकराव पर कांग्रेस आलाकमान की बैठक आज, खरगे लेंगे फैसला। मोदी उपनाम के इस मामले में राहुल गांधी की याचिका पर सूरत कोर्ट में सुनवाई आज, 2 साल की सजा को दी है चुनौती। बढ़ते कोरोना मामलों पर बोले सीएम योगी, कहा हर व्यक्ति की स्वास्थ्य सुरक्षा का विशेष ध्यान रखा जाए। उमेश पाल हत्याकांड मामले पर सुनवाई आज सीजेएम कोर्ट में अतीक की होगी पेशी। माफिया अतीक के 15 करीबियों के ठिकानों पर ईडी का छापा, 100 करोड़ की बेनामी संपत्तियों का खुलासा। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मनोज मानस। रुक करते हैं खबरों का। खबर दिल्ली से आ रही है। सीएम अशोक गहलोत सचिन पायलट में बड़ा टकराव। आपको बता दें, कांग्रेस आलाकमान की बैठक आज। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे लेंगे अहम फैसला। कई दिनों से दोनों में चल रही खींचतान। तो राजस्थान की राजनीति से जुड़ी बड़ी और अहम खबर आपको दिखा रहे हैं। सीएम अशोक गहलोत और सचिन पायलट में बढ़ा टकराव। पूर्व उप मुख्यमंत्री हैं सचिन पायलट। कांग्रेस आलाकमान की बैठक आज। तो कांग्रेस के 2 सियासी दिग्गज जो राजस्थान में बड़ा कद रखते हैं, दोनों में ये टकराव निश्चित रूप से कांग्रेस के लिए ये चिंता का विषय। तो सीएम अशोक गहलोत और सचिन पायलट में बढ़ा टकराव। कांग्रेस आलाकमान की बैठक आज। बैठक में अहम निर्णय लिए जा सकते हैं। कई दिनों से दोनों में चल रहा है खींचतान। तो आपको बता दें, कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन लेंगे अहम बैठक और बैठक में हो सकता है अहम फैसला। इसी खबर पर हमारे संवाददाता प्रवेश शर्मा दिल्ली से हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। जी प्रवेश, अशोक गहलोत और सचिन पायलट में रार बढ़ती नजर आ रही है, क्या है अहम अपडेट? जी बिल्कुल, मैं आपको बता दूं कि सचिन पायलट ने राजस्थान सरकार और अशोक गहलोत के खिलाफ एक मोर्चा खोल रखा है, जिसको लेकर कांग्रेस में असमंजस की स्थिति उत्पन्न हो गई है। और सबसे बड़ी बात मैं आपको बता दूं, मंगलवार को जब सचिन पायलट ने अनशन किया था, तो उससे सरकार राजस्थान सरकार में थोड़ा सा कहीं ना कहीं ऐसा महसूस होने लगा कि ये गलत हो रहा है, और जिसकी शिकायत उन्होंने आला कमान से की। और उसके बाद राजस्थान के रंधावा जो कांग्रेस के नेता हैं, उन्होंने इस बात को लेकर अहम चर्चा की है और उन्होंने पार्टी आला अधिकारी को पत्र लिखा है, साथ ही मल्लिकार्जुन खड़गे को पत्र लिखा है और ये मांग की है कि अगर पार्टी में कोई भी अनुशंसा करता है या ऐसा कोई गतिविधि में शामिल होना चाह रहा है, तो उसके खिलाफ तुरंत एक्शन होना चाहिए। इसी दिशा में आज मल्लिकार्जुन खड़गे के घर पर एक मीटिंग बुलाई गई है। जी हाँ प्रवेश, अगर बात करें कि आपने रंधावा का जिक्र किया, तो रंधावा अनशन से पहले रंधावा साफ तौर से कहते नजर आ रहे थे कि अगर सचिन पायलट को इतने दिनों से भ्रष्टाचार संबंधी शिकायत या कोई दिक्कत थी, उन्होंने हमसे कभी कोई जिक्र नहीं किया, सीधे अनशन का रास्ता अख्तियार किया। तो इस लिहाज से संगठन से भी पायलट की दूरी नजर आ रही है। जी बिल्कुल, मैं आपको बता दूं, सचिन पायलट का कहना यह है कि जब सरकार में आने से पहले उन्होंने एक जनता से वादा किया था कि जो पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे हैं, उनके खिलाफ भ्रष्टाचार का जो मामला है उसको लेकर वो जांच कराएंगे और दूध का दूध और पानी का पानी कराएंगे। और इसको लेकर उन्होंने राजस्थान सरकार और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को 2 बार पत्र लिखकर भी याद दिलाया था, लेकिन कोई भी राजस्थान सरकार और गहलोत के द्वारा कोई भी कार्रवाई ना होने पर उन्होंने इस दिशा में कदम उठाया था। लेकिन वही मैं आपको बता दूं, रंधावा का कहना यह है कि पार्टी के नेता और पार्टी के खिलाफ कोई भी अगर शख्स या नेता इस तरीके के बयानबाजी करता है, तो उससे पार्टी की छवि खराब होती है। और तुरंत सूत्रों के हवाले से ये भी खबर आ रही है कि रंधावा ने तुरंत पार्टी आला अधिकारियों से ये मांग की है कि
पायलट को इस गलती या इस दुष्परिणाम की सजा जरूर मिलनी चाहिए। जी हाँ प्रवेश, अगर बात करें राजनीति की तो क्या लगता है सचिन पायलट जिस तरीके से अशोक गहलोत से लगातार इनकी खींचतान चलती रही है, तो वसुंधरा राजे एक बहाना नहीं साबित हो रही है। वसुंधरा राजे का बहाना करके अशोक गहलोत पर निशाना साधते नजर आ रहे हैं सीएम, पूर्व सीएम सचिन पायलट, पूर्व उप मुख्यमंत्री, माफ कीजिएगा। जी बिल्कुल, मैं आपको बता दूं, सचिन पायलट का साफ साफ ये कहना है कि चुनाव से पहले हमने जनता से ये वादा किया था कि जो भ्रष्टाचार इस सरकार में पिछली सरकार ने किया है, बीजेपी सरकार ने किया है, वसुंधरा राजे ने किया है, उसके खिलाफ हम लोग कड़ी कार्रवाई करेंगे। और वो उसी मुद्दे को लेकर बार बार उठा रहे हैं कि राजस्थान सरकार ने अभी तक उसके खिलाफ, वसुंधरा राजे के खिलाफ या यूं कहे भ्रष्टाचार के खिलाफ कोई भी कार्रवाई नहीं की है। तो वो क्यों नहीं करी है? उनका कहना साफ साफ ये है कि इसके खिलाफ वो तुरंत इतना बड़ा एक्शन करे कि जो जनता में ये संदेश जाए। देखिए, आने वाले समय में राजस्थान में चुनाव भी होने जा रहा है और चुनाव के मद्देनजर लेकर मन के अंतिम करके आज कोई ना कोई बैठक के बाद बताया ही जा रहा है कि वो सोनिया गांधी से मिलेंगे, उसके बाद राहुल गांधी से भी मुलाकात करेंगे और उसके बाद कोई ना कोई रिएक्शन जरूर दिखाएंगे। जी हाँ, अगर प्रवेश बात करें अनशन के बाद सचिन पायलट दिल्ली रवाना हुए थे, तो दिल्ली में वो राहुल गांधी और खड़गे से मुलाकात करना चाह रहे थे, लेकिन बताया यह जा रहा है कि खड़गे और राहुल गांधी ने उनसे मुलाकात करने से मना कर दिया। तो वक्त शायद उनको वक्त नहीं दिया। तो क्या लगता है कि आला कमान की नाराजगी सचिन पायलट पे साफ तौर से नजर आ रही है? जी देखिए, जब तक बयानबाजी तक था तो दौर वो ठीक था, लेकिन जब से उन्होंने अनशन किया है, अनशन के बाद से पार्टी के आला अधिकारी या ये कहें नेतृत्व के शीर्ष नेता है, वो काफी नाराज हैं। उनका साफ साफ ये कहना है कि ये जो कुछ भी हुआ है, देखिए नाराजगी अपनी जगह है, बात ये अपनी जगह है, लेकिन उनको अनशन नहीं करना चाहिए था। जिस दिशा में उन्होंने अनशन किया उसे उन्होंने अपनी सरकार पे लांछन लगा दिया और अपनी सरकार पे सवाल उठा दिए, जिसको लेकर मैं ये कहूँ कि नेता नाराज है। तो बिल्कुल इसमें कोई दोहराई नहीं है, नाराज है। लेकिन सचिन पायलट दिल्ली आ चुके हैं और वो आज मुलाकात करेंगे और उनकी मुलाकात खड़गे से होगी। उसके बाद वो आला अपनी जो उन्होंने रणनीति बनाई है उस हिसाब से बात होगी। लेकिन बताया जा रहा है कि रंधावा के पहल के बाद सचिन पायलट पे कोई ना कोई काज या कोई ना कोई कार्रवाई होनी तय है। जी प्रवेश, इस अहम जानकारी के लिए आपका बहुत शुक्रिया। तो आपको बता दें, सचिन पायलट और अशोक गहलोत में खींचतान लगातार बढ़ती जा रही है। इसी बीच कांग्रेस आलाकमान की बैठक, राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे आज अहम बैठक ले रहे हैं और अहम बैठक में कुछ न कुछ निर्णय जरूर इस विवाद को लेकर ले सकते हैं, क्योंकि संगठन की बात की जाए तो राजस्थान का संगठन, खासकर प्रदेश अध्यक्ष लगातार सचिन पायलट के खिलाफ नजर आते दिखाई दे रहे हैं। खबरों में रुकते हैं अभी एक ब्रेक के लिए, जल्द लौटते हैं। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। तो हम बात कर रहे थे सचिन पायलट और अशोक गहलोत के आपसी टकराव की। इस बीच बात करते हैं अगली खबर की। बिहार में चढ़ा सियासी पारा। आपको बताते हैं, नीतीश कुमार के बाद अब मांझी पहुंचे दिल्ली। बिहार के पूर्व सीएम जीतन राम मांझी का आज दिल्ली दौरा। आज जीतन राम मांझी अमित शाह से करेंगे अहम मुलाकात। तो बिहार की राजनीति से एक और अहम खबर निकलकर सामने आ रही है। नीतीश कुमार के बाद अब पूर्व सीएम जीतन राम मांझी का दिल्ली दौरा। आपको बता दें, जीतन राम मांझी के दिल्ली दौरे से सियासी पारा एक बार फिर चढ़ता नजर आ रहा है। नीतीश कुमार के बाद मांझी भी दिल्ली पहुंचे हैं और जीतन राम मांझी अमित शाह से मुलाकात कर सकते हैं। तो अमित शाह से मुलाकात करेंगे जीतन राम मांझी। आपको बता दें, जीतन राम मांझी बिहार के पूर्व सीएम भी रहे हैं और एनडीए में शामिल भी रहे हैं। उनकी पार्टी एनडीए में शामिल रही है और इससे पहले एनडीए की सरकार। तो आपको बता दें, इससे पहले बिहार में एनडीए की साझा सरकार में ये शामिल भी रहे हैं जीतन राम मांझी। तो हम के राष्ट्रीय अध्यक्ष जीतन राम मांझी आज दिल्ली दौरे पर हैं और अमित शाह से मुलाकात कर सकते हैं। आपको बता दें, जीतन राम मांझी लगातार सीएम नीतीश कुमार को नसीहत देते रहे हैं
और एनडीए से अलग होने को लेकर लगातार बयान देते रहे हैं। तो आपको बता दें, इस बीच जीतन राम मांझी का अमित शाह से मिलना एक अलग ही सियासी गणित नजर आ रहा है। तो जीतन राम मांझी, पूर्व सीएम जीतन राम मांझी का दिल्ली दौरा और नीतीश कुमार के से इतर जीतन राम मांझी की विचारधारा निश्चित रूप से बिहार की राजनीति में एक नया आयाम बनने की ओर इशारा कर रहे हैं। इसी खबर पर हमारे संवाददाता प्रवेश शर्मा हमारे साथ जुड़ गए हैं। जी प्रवेश, नीतीश कुमार के बाद अब पूर्व सीएम जीतन राम मांझी दिल्ली दौरे पर हैं, क्या है अहम अपडेट? जी, मैं आपको बता दूं कि कल भी जो है विपक्ष लालू यादव के बेटे हैं, उनके साथ नीतीश कुमार ने भी कल जो है एक मीटिंग की थी और आज उसी पहल में, उसी रूपरेखा में आज मांझी भी दिल्ली आ रहे हैं और वो इस सिलसिले में जो है अपनी आगे की रणनीति बनाने जा रहे हैं। और दूसरी बड़ी बात मैं बता दूं कि पूरे विपक्ष को एक करने के लिए ये इस तरीके की रणनीति बनाई जा रही है। आने वाले समय में जब चुनाव होगा तो सारी पार्टियां चाहती है कि वो एकजुट होकर चुनाव लड़े। जी प्रवेश, अगर बात करें, आपने कहा विपक्ष एकजुट होना चाह रहा है, लेकिन खबरें जैसा कि बता रहे जीतन राम मांझी अमित शाह से मुलाकात करने वाले हैं, तो ये कैसा सियासी गणित है? जी देखिए, मैं आपको बता दूं वो अमित शाह से भी मुलाकात करेंगे, लेकिन उसके बाद उनकी जो सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है कि वो विपक्ष के नेताओं के साथ भी एक बैठक करेंगे और उसमें दोनों के आधार पर करेंगे। और खबर ये भी निकल कर आ रही है कि वो दोनों पार्टियों के नेता से इसलिए मिल रहे हैं क्योंकि वो आगे की रणनीति तय करने जा रहे हैं। प्रवेश, अगर बात करें तो जीतन राम मांझी की अपनी कोई जमीन नहीं है। हालांकि पूर्व सीएम जरूर रहे हैं, नीतीश कुमार के द्वारा वो सीएम बना दिए गए थे, तो उनकी कोई खास जमीन बिहार में नहीं है, तो वो अपनी जमीन तलाशने और नए समीकरण को तलाशने के लिए दिल्ली गए हैं। क्या ऐसा कयास लगाया जा रहा है? जी बिल्कुल, इसमें कोई दोहराया नहीं होगा। इस बात को साफ साफ नकारा भी नहीं जा सकता है कि वो अपनी राजनीतिक जमीन को तलाशने के लिए ही ये कदम उठाने के लिए आए हैं। उनको अगर अच्छा लगेगा तो वो बीजेपी के साथ अपना गठबंधन करेंगे और उनको अच्छा लगेगा तो विपक्ष के साथ लगेंगे। ये उनका अपना डिसीजन है, लेकिन ये फैक्ट है कि वो अपनी जमीनी राजनीति जमीन को ढूंढने के लिए ही दिल्ली आ रहे हैं। जी प्रवेश शर्मा, इस अहम जानकारी के लिए आपका बहुत शुक्रिया। तो आपको बता दें, बिहार के पूर्व सीएम जीतन राम मांझी दिल्ली दौरे पर हैं। नीतीश कुमार के बाद अब जीतन राम मांझी का दिल्ली दौरा निश्चित रूप से सियासी समीकरणों को बनाने और बिगाड़ने का काम लगातार चल रहा है। लगातार नए संगठन 24 को ध्यान में रखते हुए नए संगठन और नई जमीन तैयार की जा रही है। तो पूर्व सीएम जीतन राम मांझी का दिल्ली दौरा इन्हीं समीकरणों को साधने का एक माध्यम हो सकता है और जीतन राम मांझी अपने लिए जमीन तलाशने दिल्ली निकले हैं, ये भी कयास लगाए जा रहे हैं। अगली बड़ी खबर है प्रयागराज से उमेश पाल हत्याकांड से जुड़ा मामला। आपको बता दें, आज सीजीएम कोर्ट में अतीक की होगी पेशी। अतीक को नैनी जेल लेकर आई यूपी पुलिस। साबरमती जेल से नैनी लाया गया अतीक को। तो प्रयागराज से अहम खबर आपको दिखा रहे हैं। 28 घंटे की यात्रा के बाद साबरमती से प्रयागराज लाया गया माफिया अतीक अहमद को। तो उमेश पाल हत्याकांड से जुड़े अहम मामले में आज सीजीएम कोर्ट में अतीक और उसके भाई अशरफ की पेशी होनी है। तो अतीक को नैनी जेल लेकर आई यूपी पुलिस। तो प्रयागराज से इस वक्त की अहम खबर आपको दिखा रहे हैं। उमेश पाल हत्याकांड से जुड़े मामले में अतीक अहमद, माफिया अतीक अहमद और उसके भाई अशरफ की आज पेशी होनी है। आपको बता दें, कल ही ये पेशी निर्धारित थी, लेकिन समय से नहीं पहुंचने की वजह से माफिया अतीक अहमद और अशरफ को नैनी जेल में रखा गया और आज इन दोनों की पेशी है। तो प्रयागराज से इस वक्त की अहम खबर, आज सीजीएम कोर्ट में अतीक और अशरफ की पेशी
अति को नैनी जेल लेकर आई यूपी पुलिस। कल देर शाम नैनी जेल पहुंची यूपी पुलिस। बात अगली खबर की। औरैया से अगली खबर, पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव के मामा पर मुकदमा दर्ज। आपको बता दें, रंगदारी और जान से मारने का मुकदमा विधुना कोतवाली में दर्ज। आरोपित सचिन गुप्ता स्वर्गीय मुलायम सिंह यादव के साले। औरैया से अहम खबर आपको बता रहे, पीड़ित की शिकायत पर पुलिस ने तहरीर की दर्ज। आपको बता दें, विधुना कोतवाली पुलिस ने तहरीर के आधार पर मुकदमा किया दर्ज। रंगदारी और जान से मारने का मुकदमा विधुना कोतवाली में दर्ज हुआ। आरोपित सचिन गुप्ता स्वर्गीय मुलायम सिंह यादव के साले हैं। औरैया से अहम खबर आपको दिखा रहे हैं, पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव के मामा पर मुकदमा दर्ज। औरैया से इस वक्त की अहम खबर, आरोपी सचिन गुप्ता मुलायम सिंह के स्वर्गीय मुलायम सिंह के साले बताए जा रहे हैं। तो विधुना कोतवाली पुलिस में पीड़ित ने दर्ज कराया मुकदमा। आपको बता दें, पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव के मामा पर मुकदमा दर्ज। रंगदारी और जान से मारने का मुकदमा विधुना कोतवाली में दर्ज। आपको बता दें, आरोपी सचिन गुप्ता स्वर्गीय मुलायम सिंह यादव के साले बताए जा रहे हैं। अगली खबर मेरठ से है, विशु हत्याकांड के मुख्य आरोपी की पुलिस से मुठभेड़। आपको बता दें, आरोपी अनस से देर रात पुलिस और एसओजी की मुठभेड़ में आरोपी के पैर में लगी गोली। आपको बता दें, हत्याकांड के 4 आरोपी अभी भी फरार चल रहे हैं। आरोपी सहन जीम पर 25,000 का इनाम घोषित। तो मेरठ से अहम खबर, आरोपी अनस से देर रात पुलिस और एसओजी की मुठभेड़ में आरोपी के पैर में लगी गोली। हत्याकांड के 4 आरोपी अभी भी फरार बताए जा रहे हैं। तो मेरठ से इस वक्त की बड़ी और अहम खबर आपको दिखा रहे हैं, आरोपी सहन जीम पर 25,000 का इनाम। वर्चस्व को लेकर हुई थी विशु की हत्या। आरोपी के पास से कारतूस, बाइक, पिस्टल बरामद। हस्तिनापुर पुलिस और एसओजी की टीम की चेकिंग के दौरान ये मुठभेड़ हुई है। आपको बता दें, मेरठ से अहम खबर, विशु हत्याकांड के मुख्य आरोपी की पुलिस से मुठभेड़ में आरोपी के पैर में लगी गोली। आरोपी अनस से देर रात पुलिस और एसओजी की मुठभेड़ में आरोपी के पैर में गोली लगी। हत्याकांड के 4 आरोपी अभी भी फरार बताए जा रहे हैं। आरोपी सहन जीम पर 25,000 का इनाम। वर्चस्व को लेकर हुई थी विशु की हत्या। खबरों के वक्त अभी एक ब्रेक का वक्त है, जल्द लौटते हैं। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बात करते हैं अगली खबर की। बुलंदशहर से अगली खबर, निकाय चुनाव को लेकर पुलिस अलर्ट। आपको बता दें, एएसपी अनुकृति शर्मा ने सुरक्षा और अन्य व्यवस्थाओं का जायजा लिया। देर रात मतदान केंद्र पहुंचकर किया निरीक्षण। लाइटिंग, सीसीटीवी कैमरा, पेयजल और सुरक्षा व्यवस्था की जांच की। तो आपको बता दें, मतदान केंद्रों के निरीक्षण के बाद जताया संतोष। अधीनस्थ अधिकारियों को व्यवस्थाएं दुरुस्त रखने के निर्देश। निकाय चुनाव को लेकर पुलिस अलर्ट। एएसपी अनुकृति शर्मा ने सुरक्षा और अन्य व्यवस्थाओं का लिया जायजा। तो इस वक्त की अहम खबर आपको दिखा रहे हैं, एएसपी अनुकृति शर्मा ने सुरक्षा और अन्य व्यवस्थाओं का लिया जायजा। तो बुलंदशहर से निकाय चुनाव से जुड़ी अहम खबर आपको दिखा रहे हैं।
देखिए, रात को घूमने का पर्पस ही ये है कि अगर कोई भी खामी इस समय हमारे सामने आती है तो उसको समय रहते पूरा कर लिया जाए। इसलिए हम लोगों ने तय किया कि रात के समय पे, क्योंकि मतदान की जो पूरी प्रक्रिया है वो ख़त्म होते होते रात होने की पूरी संभावना है और अंधेरा हो जाएगा, तो क्या पूरा सीसीटीवी कवरेज है कि नहीं, या पर्याप्त लाइट की व्यवस्था है कि नहीं, इसलिए ये जो निरीक्षण है स्पेसिफिकली ये मतदान केंद्रों का रात में ही किया जा रहा है। कितने बूथों का मैडम निरीक्षण किया रात्रि में आपने? जैसे कल हम लोगों ने 20 पोलिंग सेंटर्स का निरीक्षण किया था, आज अभी तक हम लोग 9 पोलिंग सेंटर्स का निरीक्षण कर चुके हैं और अभी घंटे भर और करेंगे। तो आपको बता दें, एएसपी अनुकृति गोसाई ने ये जांच परख की है कि सुरक्षा व्यवस्था से संबंधित। इसी खबर पर हमारे संवाददाता अनिल मीणा हमारे साथ जुड़ गए हैं। जी अनिल, एएसपी के द्वारा ये जांच पड़ताल की गई है सुरक्षा व्यवस्था के साथ ही मतदान केंद्रों के निरीक्षण पर संतोष जताया गया है, निरीक्षण किया गया, क्या है हमें अपडेट? जी देखिए, बिल्कुल मैं आपको बता दूं, जनपद बुलंदशहर में निकाय चुनाव को लेकर पुलिस प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट नजर आ रहा है। और वहीं बात करें जनपद बुलंदशहर की एएसपी अनुकृति शर्मा, तो लगातार उन्होंने जिस तरह देर रात मतदान केंद्रों का निरीक्षण किया है, तो उन्होंने मतदान केंद्रों पर जाकर लाइट की व्यवस्था, सीसीटीवी कैमरों की व्यवस्था और पेयजल और सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लिया है। और निरीक्षण के दौरान, एएसपी के निरीक्षण के दौरान जो कोतवाली नगर प्रभारी हैं वो मौजूद रहे, एसएसआई मौजूद रहे और कोतवाली के जो प्रभारी हैं वो भी वहां मौजूद रहे। तो सभी को लेकर अगर बात की जाए जनपद बुलंदशहर की, तो जिस तरह से निकाय चुनाव दूसरे चरण में 11 मई को होने वाला है, तो उसको लेकर कहीं ना कहीं जो पुलिस प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट नजर आ रहा है। अगर जनपद बुलंदशहर के डीएम और एसएसपी की बात करें तो वो भी लगातार मतदान केंद्रों का निरीक्षण कर रहे हैं और जो जहां पर्चा जो भरे जाएंगे उनका भी लगातार जनपद बुलंदशहर डीएम एसएसपी के द्वारा निरीक्षण किया जा रहा है। लेकिन उससे अगर कहीं ना कहीं बात करें, जिस तरह से एएसपी लगातार जो रात में करीब 11 बजे राउंड पर निकली है और राउंड पर निकलने के बाद उन्होंने मतदान केंद्रों का निरीक्षण किया, तो वो कहीं ना कहीं तो पूरी तरह से ये नजर आ रहा है कि पुलिस प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट नजर आ रहा है। और जनपद बुलंदशहर की एएसपी की बात करें तो एएसपी लगातार पहले से ही, जब से जनपद बुलंदशहर में चार्ज संभाला उसके बाद लगातार जो कार्य है वो लगातार बड़ी गहनता के साथ करते हुए साफ साफ जनपद बुलंदशहर में दिखाई दे रही है। और उन्होंने पुलिस प्रशासन से तमाम अधिकारियों के साथ मीटिंग भी रात में की है और रात में मीटिंग करने के बाद अधिकारियों को निर्देश भी दिए हैं, किसी तरह की लापरवाही बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होगी। उन्होंने कहा है कि किसी अगर लापरवाही पाएगी किसी के खिलाफ तो उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। जी हाँ अनिल मीणा, इस अहम जानकारी के लिए आपका बहुत शुक्रिया। तो आपको बता दें, बुलंदशहर से अहम खबर दिखा रहे हैं आपको। एएसपी अनुकृति शर्मा ने निरीक्षण किया है। इस वक्त प्रयागराज से बड़ी खबर आपको दिखा रहे हैं। अतीक की कोर्ट में पेशी से पहले बिगड़ी तबीयत। आपको बता दें, आज सीजेएम कोर्ट में अतीक और अशरफ की होनी है पेशी। और इस वक्त की अहम अपडेट इस खबर में बता दें, पेशी से पहले अतीक की तबीयत बिगड़ी, ऐसी खबरें आ रही हैं। तो प्रयागराज उमेश पाल हत्याकांड मामले से जुड़े मामले में आज अतीक और अशरफ की पेशी होनी है। और आपको बता दें, पेशी से पहले अतीक की तबीयत बिगड़ने की खबर आ रही है। तो प्रयागराज से इस वक्त बड़ी खबर आपको दिखा रहे हैं। अतीक को कल शाम को नैनी जेल लाया गया था और आज अतीक को कोर्ट में पेश होना था। सीजीएम कोर्ट प्रयागराज में आज अतीक और अशरफ की पेशी होनी है। और बताया जा रहा है कि पेशी से पहले अतीक की तबीयत बिगड़ी है। तो प्रयागराज से इस वक्त की अहम खबर आपको दिखा रहे हैं। पेशी से पहले अतीक की तबीयत बिगड़ने की अहम खबर आपको दिखा रहे हैं। आज उमेश पाल हत्याकांड मामले में अतीक और अशरफ की पेशी होनी है और पेशी से पहले ही अतीक की तबीयत बिगड़ने की खबर आ रही है। आज सीजेएम कोर्ट में अतीक और अशरफ की पेशी होनी है। अतीक को नैनी जेल लेकर आई यूपी पुलिस। कल देर शाम नैनी जेल लेकर आई यूपी पुलिस। उमेश पाल हत्याकांड से जुड़ी अहम खबर आपको दिखा रहे हैं।
बात अगली खबर की, बरेली से अगली खबर, टॉयलेट टैंक में गिरकर बच्चे की हुई मौत। 10वां संस्कार में शामिल होने आया था बदायूं का परिवार। घर में खेलते समय बच्चे के साथ हुआ यह हादसा। आपको बता दें, आंवला थाना क्षेत्र के रहटुइया गांव का यह मामला बताया जा रहा है। तो बरेली से अहम खबर आपको दिखा रहे हैं, टॉयलेट टैंक में गिरकर बच्चे की हुई मौत। 10वां संस्कार में शामिल होने आया था बदायूं का परिवार। इसी खबर पर हमारे संवाददाता सानू कुमार हमारे साथ जुड़ गए हैं। जी सानू, टैंक में गिरकर बच्चे की मौत हो गई है, क्या है अहम अपडेट खबर में? देखिए महाराज, बिल्कुल बताना चाहूंगा, ये पूरा मामला आंवला थाना क्षेत्र का है, जहाँ पर जो बच्चा है वो अपने पूरे परिवार के साथ जो है अपने ननिहाल में आया था और वहां पर एक दुखद अंतिम संस्कार में आया था। और जो वहां पर 10वां संस्कार हो रहा था, वहां पर ये बच्चा जो है खेलते हुए, जो कई बच्चे थे और साथ में ये खेल रहा था, वहां पर ये जो है टैंक में गिर जाता है और टैंक में गिरने के बाद इसके साथ जो बड़ा हादसा होता है और इसकी मौके पर ही मौत हो जाती है। फिलहाल जब मौत हुई तो उसके बाद परिवार में कोहराम मच गया, क्योंकि एक मौत के 10वां संस्कार में आने के बाद दूसरी मौत को देखना पड़ा है परिजनों को। तो फिलहाल अब जो है परिवार पर जो इसका पोस्टमार्टम कराया जा रहा है बच्चे का, उसके आधार पर ही कार्रवाई की जाएगी। लेकिन फिलहाल इसमें कोई भी किसी प्रकार का सरकारी व्यवस्था को लेकर की बात की जाए उस पर सवाल ये निशान खड़े नहीं हो रहे हैं, क्योंकि ये एक हादसा है और हादसे के दौरान ये बच्चे की मौत हुई है। फिलहाल परिवार में कोहराम का माहौल है और एक 5 वर्ष की बच्चे की मृत्यु होना काफी दुखद है। महाराज हाँ सानू, अगर बात किया जाए तो ये बच्चा काफी छोटा नजर आ रहा है, टैंक में जिस तरीके से गिर जाता है, परिवारी लोग वहां आसपास मौजूद नहीं थे, कैसे ये बच्चा वहां तक पहुंचता है और गिर जाता है? देखिए, ये परिवार जो है 10वां संस्कार में मौजूद था, सभी लोग 10वां संस्कार करा रहे थे और वहीं पर ही जो उसकी बेटी है नीरज और उसका दामाद जो है संजीव बदायूं के जो जरावन गांव से आए हुए थे और उन्हीं का ये बेटा था और ये करीब उसकी उम्र 5 वर्ष थी। फिलहाल जो परिजन थे वो कहीं ना कहीं इस बच्चे से दूर थे और बच्चा जो है और बच्चों के साथ खेल रहा था। उसी के दौरान ये शौचालय का टैंक होता है, उसमें ये बच्चा डूबा है और उसके बाद इसकी मौत हुई है। फिलहाल अभी तक की बात की जाए तो परिजनों ने किसी प्रकार का आरोप नहीं लगाया है और किसी प्रकार की कोई शिकायत पुलिस से नहीं की है। फिलहाल ये बच्चा जो है बदायूं का रहने वाला था और आंवला थाना क्षेत्र में इसकी मौत हुई है। शानू, इस अहम जानकारी के लिए आपका बहुत शुक्रिया। तो आपको बता दें, 10वां संस्कार में शामिल होने अपने ननिहाल आया हुआ था ये बच्चा। खबरों के बीच में अभी वक्त है एक ब्रेक का, जल्द लौटते हैं। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बात करते हैं अगली खबर की। अगली खबर अमेठी से, जिले में कोरोना संक्रमण से हुई पहली मौत। आपको बता दें, सांस की बीमारी से पीड़ित थी मृतक 60 वर्षीय महिला। डॉक्टरों ने L2 अस्पताल में भर्ती कर शुरू किया था इलाज। जिले में अब तक मिल चुके हैं कोरोना के कुल 14 मरीज। तो कोरोना से जुड़ी अमेठी से अहम खबर आपको दिखा रहे हैं। संक्रमण से पहली मौत की यह खबर अमेठी से आ रही है। कोरोना संक्रमण से पहली मौत, सांस की बीमारी से 60 वर्षीय महिला की मौत की खबर आ रही है। महिला सांस की बीमार बताई जा रही थी। जिले में अब तक कुल मरीजों की बात करें तो 14 मरीज अब तक अमेठी में सक्रिय मिले हैं। हमारे संवाददाता रणविजय हमारे साथ अमेठी से जुड़ गए हैं। जी रणविजय, अमेठी में पहली मौत कोरोना से होती है, क्या है पूरी खबर, अपडेट क्या है? जी, आपको मैं बताना चाहूंगा कि ये कोरोना का पहला संक्रमण तो था महिला का, जिसकी सांस बीमारी से पीड़ित थी, जिसको लेकर इसको जो है अस्पताल में भर्ती कराया गया था, जहाँ पे इसकी तबीयत को ज्यादा खराब होते देख रायबरेली में इसको इलाज के लिए भेजा गया था, जहाँ पे इलाज के दौरान आज इस महिला की मौत हुई है। जी रणविजय, अगर बात किया जाए तो महिला सांस की मरीज बताई जा रही है, तो अभी कुछ साफ हो पाया है कि मौत इसकी सांस उखड़ने से हुई है या वास्तव में इसको कोरोना था? जी, आपको बताना चाहूंगा कि ये अमेठी का पहला केस था कोरोना का, क्योंकि मरीज ये थी सांस की पहले से ही, तो जिसकी वजह से इसको काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ा है। जी हाँ रणविजय, आपका इस अहम जानकारी के लिए बहुत शुक्रिया। तो आपको बता दें, अमेठी में पहली मौत कोरोना से बताई जा रही है।
वृद्ध 60 वर्षीय वृद्ध महिला जो सांस की मरीज भी थी और बताया जा रहा है कि वो कोरोना पॉजिटिव थी, जिससे उसकी मौत हुई। बात करते हैं अगली खबर की। मेरठ में लगातार बढ़ रहा है कोरोना। आपको बता दें आज फिर से 16 नए मामले सामने आए हैं। 5 महिलाएं भी नए मरीजों में शामिल। तो मेरठ से अहम खबर आपको दिखा रहे हैं, 5 महिलाएं भी नए मरीजों में शामिल। तो पिछले 24 घंटे में 16 नए मामले कोरोना के मिले। अब कुल एक्टिव केसों की अगर बात की जाए तो 30 की संख्या पहुंच गई है एक्टिव मरीजों की। 4 मरीज अस्पताल में, 26 होम आइसोलेटेड बताए जा रहे हैं। तो मेरठ में लगातार कोरोना का ग्राफ बढ़ रहा है। आज फिर से 16 नए कोरोना वायरस से संक्रमित मरीज मिले। तो यह अहम खबर मेरठ से आपको दिखा रहे हैं। मेरठ में कोरोना का ग्राफ लगातार बढ़ रहा है। आज फिर से 16 नए मामले कोरोना के मिले हैं। और इसी खबर पर हमारे संवाददाता राजू शर्मा हमारे साथ जुड़ गए हैं। राजू, मेरठ की अगर बात किया जाए तो मेरठ में भी कोरोना का ग्राफ लगातार बढ़ रहा है। आज की अगर बात की जाए तो 16 नए मरीज मिले हैं। क्या है पूरी खबर? जी बिल्कुल, देखिए मैं आपको बता दूं कि मेरठ में भी लगातार कोरोना वायरस का जो प्रकोप है वो बढ़ता जा रहा है। आज एक बार फिर 16 नए मरीज मिले हैं। टोटल अगर मरीजों की बात करें तो जिले में अब कोरोना वायरस के 30 एक्टिव केस हो गए हैं, जिसमें से 26 अभी घर पर अपना इलाज करा रहे हैं, जबकि 4 मरीज अस्पताल में भर्ती है। लगातार बढ़ रहे मरीजों की संख्या को देखते हुए लोगों में चिंता का जो है भय दिखाई दे रहा है। वैसे स्वास्थ्य विभाग लगातार लोगों से अपील कर रहा है कि वो गाइडलाइन का पालन करें। बताया गया है कि अभी 10 दिन और कोरोना के जो मरीज है वो बढ़ने की जो संख्या है वो लगातार बढ़ती जाएगी। उसके बाद जो ग्राफ है वो कम होता हुआ जाएगा। जी राजू, अगर बात करें तो मेरठ में प्रशासन और स्वास्थ्य महकमे के द्वारा जागरूकता की अभी कोई शुरुआत की गई है जिससे कि कोरोना के संक्रमण और प्रसार में रोक लग सके? बिल्कुल, देखिए मैं आपको बता दूं कि मेरठ के जो सीएमओ है डॉक्टर अखिलेश मोहन और डीएम दीपक मीणा लगातार अपील कर रहे हैं लोगों से कि वो जो कोरोना वायरस की गाइडलाइन है उनका पालन करें, मास्क लगा कर रखे, 2 गज की दूरी का पालन करें, ताकि जो कोरोना है फैल रहा है उसको बढ़ने से रोका जाए। इस तरह के लगातार जागरूकता अभियान भी चलाए जा रहे हैं। अलग अलग विभागों द्वारा प्रयास है कि कोरोना के बढ़ते वायरस को जल्द ही कम कर दिया जाए, रोक लगा दी जाए। राजू शर्मा, इस अहम जानकारी के लिए आपका बहुत शुक्रिया। तो आपको बता दें, मेरठ से अहम खबर आपको दिखा रहे हैं। पिछले 24 घंटे में 16 नए मामले कोरोना के आए हैं। अगर कुल एक्टिव मरीजों की बात किया जाए तो मेरठ में 30 का आंकड़ा पहुंच चुका है। हर रोज लगातार कोरोना मरीजों का आंकड़ा लगातार बढ़ रहा है। बात करते हैं अगली खबर की। बागपत से अगली खबर आ रही, तिहरे हत्याकांड की जांच करने पहुंचे आईजी मेरठ। पीड़ित परिवार से घटना के संबंध की जानकारी ली। सबगा गांव में 3 भाई बहन की गला दबाकर हुई थी हत्या। आपको बता दें, कलयुगी बेटे ने पत्नी के साथ मिलकर घटना को दिया अंजाम। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर भेजा जेल। छपरौली थाना स्थित सबगा गांव का यह मामला बताया जा रहा है। तो तिहरे हत्याकांड की जांच करने पहुंचे आईजी मेरठ। पीड़ित परिवार से घटना के संबंध में ली जानकारी। इसी खबर पर हमारे संवाददाता कुलदीप पंडित हमारे साथ जुड़ गए हैं। जी कुलदीप, आईजी मेरठ घटना की जानकारी लेने पहुंचे हैं। तिहरा हत्याकांड, 3 मौतें होती हैं जो काफी सनसनीखेज है। क्या है पूरी खबर, अहम अपडेट क्या है? जी मनोज, आपको बता दूं कि पूरा मामला जो है छपरौली थाना क्षेत्र के सबका गांव का है, जहां पर एक कलयुगी बेटे ने अपने ही परिवार के 3 सदस्यों की निर्मम हत्या कर दी। और उसके बाद देर रात डीआईजी मेरठ और उसके एसपी जो है अर्पित विजयवर्गीय घटनास्थल पर पहुंचे और पूरी गहनता से जांच करने के बाद उन्होंने ये लगा कि कहीं ना कहीं इसके साथ में किसी और भी कोई हो सकता है। तो जब गहनता से जांच की गई, उसकी पूछताछ की गई, तो उसने बताया कि उसने अपनी पत्नी के साथ मिलकर उन परिवार के 3 लोगों की निर्मम हत्या की है। हालांकि पुलिस ने पति और पत्नी को दोनों को हिरासत में ले लिया है और पूरे मामले की जांच में जुटी है। और कहीं ना कहीं साफ तौर पर दिखाई दे रहा है कि जिस तरह की घटना हुई है, पूरा गांव जो है वो सदमे में है।
और इसके साथ साथ यहाँ पर जो है पुलिस प्रशासन में भी पूरी तरीके से हड़कंप मचा हुआ था कि एक परिवार के 3 लोगों की किस तरह से हत्या हुई है, और हत्या के बाद जो युवक था जिसने हत्या की वारदात को अंजाम दिया था वह गांव में घूम घूम कर यह भी कहता रहा कि मैंने 3 लोगों की हत्या कर दी है और इसके बाद आप इसका अंतिम संस्कार कर देना। जी कुलदीप पंडित, अगर बात किया जाए तो हत्या के कारणों का अभी तक कुछ पता लगाया जा सका है, किन कारणों से यह हत्या हुई? जी आपको बता दूं, इस संबंध में जो हमारी अर्पित विजयवर्गीय जो एसपी बागपत हैं उनसे हम लोगों की बात हुई है, तो उनका कहना साफ तौर पर यही था कि जमीनी एक रंजिश चली आ रही थी, जो क्योंकि अकेला लड़का था और इसके साथ इनके परिवार के जो लोग थे उसको खर्चा नहीं देते थे, तो इसी से वह क्षुब्ध होकर काफी समय से परेशान चल रहा था और उसने इस जो है हत्या की वारदात को अंजाम देने का पूरा मन बनाया और पूरी सुनियोजित तरीके से उन्होंने नशीला पदार्थ उनको खिलाकर उनको जो है मौत की नींद सुला दिया। जी हाँ कुलदीप, इस अहम जानकारी के लिए आपका बहुत शुक्रिया। तो आपको बता दें बागपत से अहम खबर, आईजी मेरठ तिहरे हत्याकांड की जांच के लिए मौके पर पहुंचे परिवारीजनों से मुलाकात की। कलयुगी बेटे ने पत्नी के साथ मिलकर इस घटना को अंजाम दिया था। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर भेजा जेल। तो बागपत से अहम खबर आपको दिखा रहे थे। छपरौली थाना स्थित सबगा गांव का ये मामला बताया जाता है। यहां वक्त एक ब्रेक का, जल्द लौटते हैं। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बात करते हैं अगली खबर की। बुलंदशहर से आ रही अगली खबर, 2 पक्षों में हुई मारपीट। मामूली कहासुनी पर यह मारपीट हुई। मारपीट में 3 लोग घायल बताए जा रहे हैं। सिकंदराबाद के मोहल्ला झारखंडी का यह मामला बताया जा रहा है। तो मारपीट में 3 लोग घायल हुए। सिकंदराबाद के मोहल्ला झारखंडी का यह पूरा मामला। तो बुलंदशहर में 2 पक्षों में हुई मारपीट। हमारे संवाददाता अनिल मीणा बुलंदशहर से हमारे साथ जुड़ गए हैं। जी अनिल, 2 पक्षों में ये मारपीट का मामला सामने आ रहा है, क्या है पूरी खबर? ये देखिए, बिल्कुल मैं आपको बता दूं, सिकंदराबाद कोतवाली क्षेत्र के मोहल्ला झारखंडी का मामला है, जहां 2 पक्षों में मामूली सी कहासुनी को लेकर मारपीट हुई है, जिसमें 3 लोग बुरी तरह से घायल भी हुए हैं। हालांकि बात किया तो जो पुलिस का कहना है जो पैसे के कुछ लेन देन को लेकर इन दोनों पक्षों में मारपीट हुई है, जबकि दोनों पक्ष ही आपस एक ही परिवार के लोग बताए जा रहे हैं और लेन देन के लिए जिस तरह से मारपीट हुई है, तो कहीं ना कहीं जिस तरह से, हालांकि पुलिस ने पीड़ित पक्ष के तहरीर के आधार पर मुकदमा दर्ज कर लिया है और पुलिस ने 2 लोगों को गिरफ्तार भी कर लिया है। हालांकि पुलिस का ये भी कहना है कि गहनता से जांच की जा रही है और जांच के बाद जो भी और आरोपी जो भी लोग होंगे उनको भी जल्द से जल्द गिरफ्तार किया जाएगा। लेकिन अगर बात की जाए तो लोगों को कहीं ना कहीं जिस तरह से मामूली सी कहासुनी को लेकर इस तरह की घटनाओं को अंजाम देते हैं, तो लोगों को कहीं ना कहीं लोग अपनी मानसिकता को खो बैठे हैं। लोगों को कहीं ना कहीं समझना होगा कि छोटी छोटी बातों पर झगड़ा ना करें, और जिस तरह से जो परिवारों में इस तरह की छोटी छोटी बातों झगड़ा लेकर कलह होती है, तो उसको लेकर लगातार ऐसी कई घटना पहले भी सामने आ चुकी है। मामूली कहासुनी को लेकर विवाद बढ़ जाता है और बढ़ने के बाद लोग घायल हो जाते हैं। घायल के बाद थाने में तहरीर भी दी जाती है, मुकदमा दर्ज होता है, फिर बाद में फैसला भी करते हैं। लेकिन अगर उससे पहले अगर लोग अपने आप में एक दूसरे से थोड़ा सा सहनता से काम करे, गंभीरता से काम करे, तो इस तरह की घटना ना होंगे। तो उसको लेकर आई पुलिस का जब कार्रवाई की जाएगी। जबकि को लेकर आचार संहिता भी लगी हुई है। आचार संहिता के बाद भी पुलिस ने कहा है कि इस तरह की घटनाओं को अंजाम देने वाले लोगों के खिलाफ सख्त से कार्रवाई की जाएगी। हालांकि कई लोगों के पुलिस का कहना है कि आधा दर्जन लोगों के मुचलका पाबंदी किए गए, जिससे कि आने वाले समय में और झगड़ा ना हो सके और जिससे चुनाव में किस तरह की कोई बिगड़ ना पड़े। तो अनिल, इस अहम जानकारी के लिए आपका बहुत शुक्रिया। तो आपको बता दें मामूली कहासुनी को लेकर 2 पक्षों में मारपीट का यह मामला सामने आ रहा है, जिसमें 3 लोग घायल बताए जा रहे हैं। बात करते हैं अगली खबर की। झांसी के बबीना से खबर आ रही है। बबीना थाना स्थित BHEL क्षेत्र में तमंचा अड़ाकर व्यापारी से आभूषण से भरा बैग बदमाश लूटकर फरार हो गए। सराफा कारोबारी ने बताया कि दुकान बंद करके घर लौट रहा था। इस दौरान बदमाशों ने वारदात को अंजाम दिया और करीब जेवरात, नकदी समेत 43 लाख रुपए की लूट की। SSP राजेश S ने बताया कि 2 मोटरसाइकिलों से 4 बदमाश आए थे और ओवरटेक कर 3 लाख रुपए और ज्वेलरी से भरा बैग छीन कर फरार हो गए। पीड़ित के तहरीर के आधार पर मुकदमा दर्ज कर जांच पड़ताल की जा रही है। उस बैग में 3,60,000 कैश और कुछ ज्वेलरी बता रहे हैं। ज्वेलरी के बारे में अभी पूरा
एक बार दुकान देख के बता पाएंगे, ऐसा इन लोगों का कहना है। तो दुकान और जो मकान है उसका बीच का जगह पे जितने CCTV कैमरा लगी हुई है वो सब देखा जा रहा है। घटना खुलासा के लिए हम लोग 4 अलग अलग टीम गठन किया जा रहा है। इसको पूरा SP सिटी पूरा सुपरवाइज कर रहे हैं। मैं और DIG रेंज झांसी द्वारा भी इस घटना का पूरा घटनाक्रम को कहाँ से कैसे हुआ है तो पूरा घटनास्थल निरीक्षण कर लिया गया है। जल्दी सी खुलासा किया जाएगा। बात करते हैं अगली खबर की। चंदौली के नौगढ़ ब्लॉक स्थित सत्यनारायणपुर विद्यालय में शिक्षक और शिक्षा मित्र का शिक्षण कार्य के दौरान मारपीट का मामला प्रकाश में आया। शिक्षकों ने गुरु की गरिमा को दरकिनार कर जमकर मारपीट की। शिक्षकों के मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। आपको जानकारों ने बताया कि अटेंडेंस और देर से विद्यालय आने पर शिक्षक और शिक्षा मित्रों में नोकझोंक के बाद मारपीट हो गई। जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी ने प्रकरण में संज्ञान लेकर तत्काल नोटिस जारी किया और जांच टीम गठित कर दोषियों पर सख्त कार्रवाई के निर्देश जारी किए। बात करेंगे अगली खबर की। लेग पीस ना देना बाराबंकी में एक बिरयानी वाले को भारी पड़ गया। दुकान के मालिक का आरोप है कि पुलिस के कुछ सिपाही रोज दुकान पर आकर फ्री बिरयानी खाते हैं। ये सिपाही कभी भी पैसे नहीं देते हैं। आज इन सिपाहियों ने बिरयानी में लेग पीस ना मिलने पर बवाल कर दिया और हम सभी को पहले दुकान पर मारा, फिर उसके बाद पुलिस लाइन में भी जमकर पिटाई की। वहीं दूसरी तरफ मारपीट का जो वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है उसमें यह भी दिख रहा है कि बिरयानी की दुकान वाला एक सिपाही को मार रहा है। ऐसे में दोनों पक्ष एक दूसरे पर मारपीट का आरोप लगा रहे हैं, लेकिन यह साफ नहीं हो सका कि बवाल के शुरुआती कारण क्या थे और शुरुआत किसने की थी। पैसे 1 रुपया ना देते, जब भी आते पैसे ना देते। अच्छा। तो उससे मतलब वैसे डेली। अच्छा। तो उस दिन बिरयानी में हमारे पास बैठना था, तो ये बैठ के पीछे गाली बगल ली गई हमें। गाली बगने के बाद में उस दिन हमारा कस्टमर भी था, उससे भी कह रहे हैं पैसे मत देना। तो उस दिन तो ये चलेगा गाली जाने के बाद में आज हमारे भाई साहब बैठे, उनका आके खाली रैप्टे मारने लगे। 4 जने थे, ये 4-5 जने थे। हमारे भाई साहब भी गेले थे। वर्दी में थे? वर्दी में ना थे, सादे वर्दी में थे। सादी वर्दी में। हाँ। सिर्फ लेग पीस को लेकर झगड़ा हुआ? हाँ, लेग पीस के पीछे झगड़ा हुआ। पैसा कोई हमारी लड़ाई ना है। पैसे वैसे नहीं देते थे खाने के बाद? ना, पैसे 1 रुपया ना देते, जब भी आते पैसे ना देते। अच्छा। कब से खा रहे थे ये लोग? ये काफी दिनों से खा रहे थे बिरयानी, और बिरयानी में हमने भी कोई पैसा ना लेते, ले जाते। नाम जानते हो उनका? उनका नाम हम नहीं जानते। चेहरे से पहचान जाओगे? हाँ, चेहरे से पहचानते हैं। फोटो देखोगे तो आ जाओ। अभी फोटो मेरे पास पड़ा होगा, मतलब। अभी वक्त है एक ब्रेक का, जल्द लौटते हैं। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बात करते हैं अगली खबर की। शाहजहांपुर में सूरी ट्रांसपोर्ट के मैनेजर की पीट कर हत्या करने का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। सूरी ट्रांसपोर्ट के मालिक वंकिम सूरी और कन्हैया होजरी के मालिक नीरज गुप्ता ने अपने गुर्गे के साथ मिलकर शिवम उर्फ अंशुल की पिटाई की थी, जिससे उसकी मौत हो गई थी। साथ ही 4 अन्य नौकरों को भी बेरहमी से पीटा गया। जंजीरों से लटकाकर उन पर कोड़े बरसाए गए। शिवम और अंशुल की पिटाई के वक्त करंट के झटके भी दिए गए। साथ ही उसके सर पर नुकीली चीज का प्रहार भी किया गया, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। पुलिस ने 7 लोगों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कर मामले की जांच पड़ताल शुरू कर दी है। खबर दिल्ली से। दिल्ली पुलिस की कागजी कार्रवाई में पहले फारसी उर्दू
और अन्य शब्दों का इस्तेमाल किया जाता था, लेकिन अब इन शब्दों का प्रयोग ना करते हुए दिल्ली पुलिस सरल शब्दों का इस्तेमाल करेगी। कई बार यह भी देखा गया है कि उर्दू और फारसी शब्दों का इस्तेमाल करने की वजह से पीड़ितों को एफआईआर या अन्य सरकारी कागज पढ़ने में काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, मगर अब ऐसा नहीं होगा। उन्हें दिनचर्या में यूज होने वाले आम शब्दों में ही एफआईआर या दिल्ली पुलिस से जुड़े अन्य कागजात दिए जाएंगे। इसी कड़ी में दिल्ली पुलिस आयुक्त संजय अरोड़ा ने नए दिशा निर्देश जारी किए। बात अगली खबर की। महिला आयोग की अध्यक्ष स्वाति मालिवाल ने औचक निरीक्षण किया। वहीं स्वाति मालिवाल ने कहा कि एमसीडी को 1 हफ्ते का अल्टीमेटम देते हुए कहा कि अगर 1 हफ्ते में टॉयलेट साफ नहीं होते हैं तो वह खुद झुग्गियों में आकर इन झुग्गियों वालों के साथ यहीं रहेंगी। उन्होंने कहा कि शाहबाद डेयरी के एमसीडी टॉयलेट में घोड़े, कुत्ते और बतख टॉयलेट के अंदर थे और जनता खुले में शौच करने पर मजबूर थी। टॉयलेट में साफ सफाई नहीं हुई, लाइट नहीं है, पानी नहीं है, बुरा हाल था। अफसरों की जवाबदेही तय करेंगे, जनता का हक दिला के रहेंगे। इनका यहाँ पे सारा बाथरूम पड़ा है, ये देखिए जरा, और जनता बाहर टॉयलेट के अंदर है। इनका यहाँ पे सारा बाथरूम पड़ा है, ये देखिए जरा, और जनता बाहर टॉयलेट करेगी। के पास तरीके नहीं है कि पानी लेते यहाँ पे। कल रात मैं नरेला गई थी और मैंने वहां पर एमसीडी के टॉयलेट्स का सरप्राइज इंस्पेक्शन किया। मेरे पास शब्द नहीं है ये बताने के लिए कि ये टॉयलेट्स कितने गंदे थे। ना इन टॉयलेट्स में पानी था, ना इन टॉयलेट में कोई गेट था, ना इस टॉयलेट में कोई कर्मचारी था और कोई भी लाइट नहीं थी। रात में ये इतने असुरक्षित हो रखे थे और बच्चियों और महिलाओं को अपना पानी खुद लेकर, टॉर्च लेकर जाकर, ऑलरेडी जो गंदगी पड़ी हुई है और पूरे टॉयलेट कॉम्प्लेक्स में पड़ी हुई थी, उसके ऊपर ही जाकर शौच करना पड़ रहा था। ये कितनी शर्म की बात है हमारे लिए, देश की राजधानी के लिए। मैं एमसीडी वालों को चेतावनी देना चाहती हूँ, सुधर जाओ। हमने समन्स इशू करे हैं, दिल्ली के सारे टॉयलेट्स को ठीक कर दो, नहीं तो ये जो जितना कूड़ा है ना, ये इन अफसरों के घर के बाहर मिलेगा। खबर चंडीगढ़ से। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल धतीर गांव पहुंचे। जनसंवाद कार्यक्रम के अंतर्गत खुला दरबार लगाकर मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने जन समस्याओं को सुना। सीएम ने कहा कि उज्ज्वला योजना के जरिए देश की कई गृहिणियों को राहत दी गई है। आयुष्मान भारत के जरिए गरीब परिवारों को 5 लाख रुपए तक का फ्री इलाज सुनिश्चित किया। इस दौरान केंद्रीय राज्य मंत्री कृष्णपाल गुर्जर, स्थानीय विधायक दीपक मंगला साथ में मौजूद रहे। खबर सिरसा से है। हरियाणा में गेहूं खरीद बुधवार से शुरू कर दिया गया। मुख्यमंत्री मनोहर लाल के बयान के बाद आढ़तियों ने मंडी के सेक्रेटरी के साथ तालमेल बिठाया और दोपहर 12 बजे के बाद मंडी में गेहूं की खरीद शुरू हुई, जिसको लेकर मंडी के अंदर अब पूर्ण रूप से गेहूं की खरीद का कार्य चल रहा है। वहीं बातचीत के दौरान मंडी के प्रधान ने बताया कि कई तरह की मांगे थी जिन पर तालमेल नहीं बैठ पा रहा था, लेकिन आज बातचीत हो चुकी है। अब गेहूं की खरीद पूरी रफ्तार के साथ जारी है। खबर जमशेदपुर से है। बीते दिनों कदमा में 2 समुदाय के बीच हुए दंगों के मामले में अधिवक्ता चंदन चौबे की गिरफ्तारी के विरोध में जमशेदपुर के अधिवक्ताओं में आक्रोश है, जिसको लेकर कामकाज ठप कर अनिश्चितकालीन आंदोलन शुरू कर दिया गया है। कदमा मामले में अधिवक्ता चंदन चौबे को गिरफ्तार कर हथकड़ी लगाने के विरोध में जमशेदपुर के अधिवक्ताओं में पुलिस प्रशासन के खिलाफ आक्रोश जताते हुए जमकर नारेबाजी की। तीन दिन पहले जो आपको कदमा में
दो समुदायों के बीच में जो भी झड़प को लेकर के आपको कांड संख्या बना, पुलिस प्रशासन ने उसमें कई लोगों को गिरफ्तार किया। उस गिरफ्तार की दौरान एक अधिवक्ता महोदय कल जमशेदपुर जिला बार संघ के अधिवक्ता हैं चंदन चौबे जी, वो यहाँ अपना काम किए, पुराने कोर्ट में कुछ काम से गए थे। वहां पर कुछ उनके मित्रगण ने कहा कि एसएसपी को चल के हम लोग ज्ञापन देते हैं कि आप बिना कारण का गिरफ्तार क्यों कर रहे हैं। खबरों में अभी के लिए इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए के न्यूज इंडिया। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी।